हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट जारा फिजिक्स। कल की क्लास में हमने क्या किया था, हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रा के जो बेसिक फार्मूलाज हैं, एनर्जी से रिलेटेड, अपने वेवलेंथ का फार्मूला, रेडियस किस तरीके से दी जाती है, वेलोसिटी किस तरीके से दी जाती है, ये सब हमने कल देखे। ठीक है, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो एक्चुअली सेकेंड टाइम शूट हो रहा है, तो इसलिए आपको सब लिखा हुआ ही मिलेगा। फर्स्ट वाली फाइल आई डोंट नो हाउ इट वॉज करप्टेड, सो आई वॉज नॉट एबल टू प्ले दैट। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, in hydrogen spectrum, ratio of wavelengths of Lyman alpha radiation to Balmer alpha radiation is। ठीक है, तो लाइमन अल्फा क्या होता है और बाल्मर अल्फा क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। लाइमन यानी कि वो n इक्वल्स टू 1 के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर वो एल अल्फा है यानी वो फर्स्ट जो लाइन है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर एल अल्फा यानी कि वो n इक्वल्स टू 2 से 1 में आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर एल बीटा होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो 3 से 1 में आ रहा है। दैट मीन्स कि फाइनल स्टेट 1 ही है, तो हम बोलते हैं वो लाइमन सीरीज है। ठीक है, एल अल्फा बीटा उस तरीके से आगे चलता रहेगा। उसके बाद में जब हम बाल्मर सीरीज की बात करते हैं, तो बाल्मर का मतलब क्या है कि फाइनल स्टेट जो क्या एन इक्वल्स टू 2 है, राइट। तो ये एन इक्वल्स टू 2। अब बाल्मर अल्फा यानी जो फर्स्ट लाइन है बाल्मर सीरीज की, हम लोग उसकी बात करें, यानी एन इक्वल टू 3 से लेकर एन इक्वल्स टू 2 वाली, इसके लिए हो गई एच अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इनका एनर्जी का रेशियो निकाल लेते हैं। और हमको पता है एनर्जी जो होती है इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, यानी एनर्जी जो है वो वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हम लोग एनर्जी का रेशियो निकाल के फिर वेवलेंथ का उसके थ्रू निकालेंगे। तो देखो, एनर्जी रिलीज्ड या रिक्वायर्ड डेल्टा ई एच अल्फा क्या होता है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फॉर्मूला हम कल ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जेड का स्क्वायर 1/nf² माइनस 1/ni स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू तो 1 है, तो सीधा 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1/nf और 1/ni। तो हम लोग एच अल्फा की बात करें ना, अभी मैंने बता दिया आपको, एन एफ यानी एन फाइनल क्या है 2 है, एन इनिशियल क्या है 3 से आ रहा है ना, तो 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/3 का स्क्वायर 9। सिंपल कैलकुलेशन है, इस पे आ जाएंगे अब। ठीक है, उसके बाद में जब मैं एल अल्फा की बात करते हैं ना, तो फाइनल तो क्या है 1 है, इनिशियल क्या है 2 है, तो एन एफ का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, एन आई का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल के आ जाएगा। फिर सिर्फ हमको वेवलेंथ का रेशियो चाहिए, तो लैम्डा किसका पूछा है, पहले लाइमन और नीचे बाल्मर लिखना है, तो वो अरेंज किया। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पर ऊपर बाल्मर नीचे लाइमन का जाएगा। ये वैल्यू पुट करी, यहाँ से ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, सॉल्व करते हैं। तो जो लैम्डा एल अल्फा डिवाइडेड बाई लैम्डा एच अल्फा है वो कितना निकल के आता है हमारे पास में 5/27। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप लोग डायरेक्ट भी ध्यान रख सकते हो। ओके, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में देखो, हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करते हैं। ठीक है, कि हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम किसको बोलते हैं, तो एटम्स इन विच ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स अराउंड न्यूक्लियस। ऐसा एटम जिसमें ओनली एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वो हाइड्रोजन लाइक एटम है। जैसे कि हीलियम प्लस है, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज आ रहा है, इसका मतलब इसने दे दिया। ठीक है, तो एक ही बचा ना इसके पास में, तो वो हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया। ऐसे ही हम लोग एल आई डबल प्लस की बात करते हैं। क्यों, एल आई के पास में, लिथियम के पास में कितने 3 है ना इलेक्ट्रॉन, तो इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, इसका मतलब इसके पास में 2 प्लस आ रहा है ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। और ये तो कंडीशन है कि हमारे एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ऑर्बिट के अंदर। इसी तरीके से 10 टाइम्स आयोनाइज सोडियम, क्योंकि इधर जेड की वैल्यू क्या होती है 11 होती है, 10 बार आयोनाइज कर दिया यानी 10 दे दिया तो एक ही बचा। इस तरीके से हम लोग दिखते हैं, ऐसे एटम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद में देखो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम इन n इक्वल्स टू 8 स्टेट इज। अब इसमें क्या है कि हमको क्या बोला है, कितनी एनर्जी की जरूरत होगी अगर अपने को n इक्वल्स टू 8 स्टेट यानी n इक्वल्स टू 8 दे रखा है, से निकालना है सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम। ये चीज़ ध्यान रखने की, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम का मतलब He+ क्या बन रहा है, ये हाइड्रोजन लाइक एटम बन रहा है, तो हम लोग हाइड्रोजन वाला फॉर्मूला यूज ले सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, देखो, तो हाइड्रोजन के लिए En क्या हो गया, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। इतनी एनर्जी होती है। यहाँ पर जेड की वैल्यू क्या है, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू 2 होती है ना, तो जेड की वैल्यू 2 रख दी। एन इक्वल्स टू क्या है, इसने बोला है एन इक्वल्स टू 8 स्टेट के अंदर, तो एन की वैल्यू हमने 8 रख दी। ठीक है, कैंसिलेशन वगैरह करोगे, वी विल गेट -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये इसके क्या निकल के, ये फॉर्मूला किसका, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला है ना, यानी कि उसको बंधे रहने के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। अब हमको पूछे कि हमको तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, वहाँ से रिमूव करना, तो हमको क्या उसको एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। बाइंडिंग एनर्जी का अगर नेगेटिव साइन है तो उसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, उसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव साइन होगा। तो एनर्जी रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी हमारे पास में, +0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
इतनी एनर्जी अगर हम उसको देते हैं तो n इक्वल्स टू 8 स्टेट से हम सिंगल एनर्जी हीलियम एटम में उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंसेप्ट। उसके बाद में देखो नेक्स्ट चीज़ जो हमको पढ़नी टॉपिक वो है बोर मॉडल व्हेन न्यूक्लियर मास इज कंसिडर्ड फाइनाइट। हम लोग न्यूक्लियर मास को जब फाइनाइट कंसिडर करते हैं उस केस में हमको बोर मॉडल की स्टडी करनी है। तो देखो अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे कि न्यूक्लियर मास को इनफाइनाइट मान रहे थे। ठीक है, जैसे कि हमारा एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग क्या कंसिडर कर रहे थे कि न्यूक्लियस है वो बहुत हैवी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं वो सब। लेकिन मान लो अगर हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि न्यूक्लियर मास भी फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट नहीं है, उस केस के अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये दोनों ही सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोशन करते हैं। यहाँ पर अब हमको क्या करना पड़ेगा कि जो एनर्जी का फॉर्मूला है उसके अंदर जो सिंपल मास तो नहीं ले सकते अब हम। ठीक है, तो क्या यूज में लेंगे हम लोग, रिड्यूस्ड मास यूज में लेंगे। ओके, रिड्यूस्ड मास की कैलकुलेशन करना आपको आता होगा। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू एम ई इंटू एम एन डिवाइडेड बाई एम ई प्लस एम एन। ठीक है, जैसे हम लोग रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हैं ना, उस तरीके का फॉर्मूला होता है इसका कुछ। म्यू इक्वल्स टू एम ई एम एन डिवाइडेड बाई एम ई प्लस एम एन। एम ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, एम एन यानी न्यूक्लियस का मास है। ठीक है, अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, कल ही देख लिया था हमने, माइनस का हाफ एम ई के स्क्वायर जेड स्क्वायर ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमको क्या करना, म्यू से रिप्लेस करना है ना, यहाँ पर एम की जगह हमको म्यू से रिप्लेस करना है, तो हमने एम ई की जगह म्यू लिख दिया। ठीक है, ये एक्चुअली कैलकुलेशन पहले हो चुकी थी, तो अभी आप इसको एम ई को कंसिडर मत करो, सिर्फ हमने क्या किया कि एम ई की जगह म्यू लिख दिया है। ठीक है, अब उसके बाद में हमको अगर वो 13.6 वाली टर्म बनानी है और फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करना है, तो हमको तो एम ई की जरूरत होती है, तो हम क्या करेंगे, एम ई से मल्टीप्लाई और एम ई से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, म्यू बाय एम ई को साइड में ले लेते हैं। ओके, अंदर क्या बचेगा, एम ई के स्क्वायर ए की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो ई एन कितना निकल के आएगा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर म्यू बाय एम ई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एनर्जी का जब हम लोग न्यूक्लियर मास को फाइनाइट कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद देखो अगर हम लोग को एनर्जी जो है ना वो वेव नंबर की टर्म्स में चाहिए तो हम कैसे लिखेंगे, तो वेव नंबर क्या होता है, एनर्जी ई एन डिवाइडेड बाय एच सी। ठीक है, एनर्जी ई एन डिवाइडेड बाय एच सी होता है, तो इसको हम सिंपली एच सी से डिवाइड करते हैं तो ये टर्म बन जाएगी। ओके, इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम माइनस जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर को बाहर रखते हैं और इस पूरी चीज़ को अंदर रखते हैं। ठीक है, तो ये जो पूरी चीज़ है ना ब्रैकेट वाली, इसको हम लोग नया कांस्टेंट नाम देते हैं जिसको हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, रिडबर्ग कांस्टेंट हो गया फाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए, किसके लिए, फाइनाइट के लिए, कितना हुआ, म्यू बाय एम ई 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय एच सी। अब अगर हम लोग इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए कंसिडर करें तो उसको हम आर इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं। ओके, आर इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए। तो जब हम लोग इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास करते हैं तो हम लोग म्यू यूज में लेते हैं क्या, नहीं, हम लोग क्या यूज में लेते हैं, एम ई यूज में लेते हैं। म्यू इक्वल्स टू एम ई कैसे होता है, देखो इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास के लिए रेडियस मास म्यू क्या हो जाएगा, एम ई एम एन डिवाइडेड बाय एम ई प्लस एम एन होता है। राइट, यहाँ पर एम एन की वैल्यू जब एम ई से बहुत ज़्यादा है, इनफाइनाइट न्यूक्लियर मास का मतलब क्या है कि एम ई से बहुत ज़्यादा है ना एम एन की वैल्यू, तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या बन जाएगा, एम ई एम एन डिवाइडेड बाई एम एन से एम एन कैंसिल, तो म्यू कितना बना, एम ई। ठीक है, इस तरीके से म्यू इक्वल्स टू एम ई आ जाता है। म्यू इक्वल्स टू एम ई आने के बाद ऐसा कि आर इक्वल्स टू आर इन्फिनिटी, ये पूरी टर्म तो कैंसिल होकर 1 बन जाती है, बचा क्या 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय एच सी। ठीक है, और जब हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो आर इन्फिनिटी कितना निकल के आता है हमारे पास में, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। आप लोग इसको याद करना ही पड़ेगा, अगर किसी का जो वर्थ ईयर है वो 97 हो ना, तो वो तो इससे याद कर लेना, मैंने ऐसे कर रखा है। तो आर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। बहुत सारी चीज़ें जैसे न्यू की वैल्यू ऐसे काफ़ी चीज़ें हमको हमेशा वैसे तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाती है, पर जैसे अगर कोई पहली बार पढ़ रहा होगा और जिसको इतना याद नहीं होगा ना, तो याद करते हुए चलना, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में बहुत यूज़ में आएगा। ओके, अब देखो रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट हमने देख लिया है, इसकी थोड़ी सी थ्योरी और मैं बताती हूँ, पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो सपोज ई एच जो है वो बाइंडिंग एनर्जी है हाइड्रोजन एटम की, और ई पी जो है ना वो बाइंडिंग एनर्जी है पॉजिट्रोनियम एटम की। पॉजिट्रोनियम एटम क्या होता है, जैसे प्रोटॉन है ना उसकी जगह हमको सिंपली पॉजिट्रॉन पुट करना है। ठीक है, यानी विच कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिट्रॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है, इनसे मिलकर जो बन रहा है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिट्रोनियम एटम बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी एनर्जी किस तरीके से रिलेट होती है वो हमको बात करनी है। तो हमने हाइड्रोजन के लिए तो सिंपल हम m लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, तो वो तो इनफाइनाइट वाली कैटेगरी के अंदर चला जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ पे तो प्रोटॉन नहीं है, पॉजिट्रॉन है। और पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल ही पॉजिट्रॉन है ना। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग दोनों का मास तो सेम होता है। तो म्यू इक्वल टू कैसे निकालेंगे रिड्यूस मास दो चीज़ों का, m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m इलेक्ट्रॉन m पॉजिट्रॉन डिवाइडेड बाय m इलेक्ट्रॉन प्लस m पॉजिट्रॉन, दोनों बराबर ही है। कैलकुलेशन करेंगे तो me/2 निकल के आता है। अब डेल्टा ही हमको पता है, जब हमने अभी एनर्जी का फॉर्मूला देखा तो m क्या था, न्यूमरेटर में था, ऊपर की साइड था ना, और हम लोग m को म्यू से रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब कि डेल्टा ही किसके प्रोपोर्शनल होता है, रिड्यूस मास की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम वेवलेंथ देखेंगे तो वो उसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को एनर्जी के लिए बोला गया है, EP क्या हो जाएगा, EH डिवाइडेड बाय 2। क्यों? क्योंकि वहाँ पर EH के अंदर तो क्या होता है, Me, और EP के लिए पॉजिट्रोनियम के लिए रिड्यूस मास म्यू क्या है, Me/2। इसलिए जो पॉजिट्रोनियम की एनर्जी होती है वो EH के कंपेरिजन में हाफ होती है। और अगर वेवलेंथ पूछिए तो इन्वर्स रिलेशन सिंपली वो डबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस मास की कुछ और चीज़ें देख लो। पहला तो है कि रिड्यूस मास ऑफ टू मासेस ऑलवेज लेस देन द लाइटर और स्मॉलर मास। सिंपली जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखते हैं ना, तो उसी टाइप की चीज़ इसको मान लो, क्योंकि फॉर्मूला तो उसी उसके एनालॉगस ही लगता है। तो दो मासेस हैं, उनका जब हम रिड्यूस मास निकाल रहे हैं तो वो हमेशा जो छोटा वाला मास है, स्मॉलर मास है, उसके कंपेरिजन में स्मॉलर होता है उससे। ठीक है, हमेशा उससे कम होता है। सेकंड पॉइंट क्या है, हम लोग दो का रिड्यूस मास निकाल रहे हैं, अगर हम एक को फिक्स कर ले मास को, और दूसरे का जो मास है उसको हम कंटिन्यूसली बढ़ाए जा रहे हैं, एक को फिक्स किया है और दूसरे का मास हम लोग कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं, और फिर हम लोग रिड्यूस मास की कैलकुलेशन करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि रिड्यूस मास भी बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और किस तरफ जाएगा, वो स्मॉलर वाले से थोड़ा सा छोटा है ना, तो उसकी तरफ जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस मास ऑल्सो इंक्रीजेस एंड टेंस टू स्मॉलर मास। ठीक है, और ये तो बता ही दिया कि डेल्टा ई जो है वो रिड्यूस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और लैम्डा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए ले लो, छोटी सी वीडियो बनी यार, क्योंकि पहले तो बड़ी थी, अब लिखा हुआ सीधा ही पढ़ाया तो इतनी लंबी नहीं हो पाएगी ये, पर अच्छा है, टाइम से हुआ होगा आपका भी। पर एक्चुअली मैं पहले से लिख के इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि अगर पढ़ाते टाइम में लिखा जाए ना तो उसकी इसमें ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन होती है, सामने वाले को ज़्यादा सही समझ में आता है, इसलिए। ठीक है, ये एक होमवर्क क्वेश्चन ले लीजिए आप लोग, जैसे सॉल्व करके लाना और आंसर कमेंट कर देना। ठीक है, गिवन दैट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड लिथियम आर दिस एंड दिस। हाइड्रोजन और लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी हमको दे रखी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम एटम मै बी स्टिमुलेटेड लिखा हुआ पता नहीं, एस्टिमेटेड जो भी हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोटॉन चार्ज ES। ठीक है, तो हम लोग प्रोटॉन चार्ज E की फॉर्म में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस कर रहा है ना, उसको कितना लिख सकते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको निकालना है। ओके, आया हुआ क्वेश्चन है ये, सॉल्व करके लेके आना, चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, इनमें से एक आंसर सही है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।